आप लोगों को टेस्ट में कोई डाउट है? यस सर। सर 29। ए करंट ऑफ दिस फ्लोज थ्रू ए 2 ओम रेजिस्टेंस। तो पहले खाली 2 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लो। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू आई इंटू 2 + आर। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन के लिए फिर आई इंटू ये वाला रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ। दो इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लो तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सर वही किया था सर, आंसर नहीं आ रहा। तो फिर अभी कैलकुलेशन में बाकी लोगों से पूछो, किसी का नहीं आया? सर एक बार मैं फिर से कर लूंगा। 30 हाँ एक बता बार, रहा हाँ एक बार ट्राई सर कर लेना। 30। क्वेश्चन नंबर 30 का करंट थ्रू 4 ohm इज दिस। ओके, सर यहाँ कहीं बैटरी नहीं लगाई। बैटरी की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे वो तो हमें करंट के हुए है ना इसमें 4 ohm यस। रेजिस्टेंस में। तो यस। आई इंटू आर, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यस सर। और वही सेम इसके अक्रॉस होगा। यस सर। तो इन दोनों का मिला के टोटल करंट आ गया। यस सर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है सेम पी और एम, ये पी और एम से कनेक्टेड है ना, सेम इधर आ गया पी और एम के बीच में। यस सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आई। यस सर। हाँ, तो पी और एम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो फिर इधर भी करंट आ जाएगा ना। इधर करंट की वैसे जरूरत ही नहीं है जब वो तो पी और सेम एम। ही होगा। हाँ, नहीं सेम नहीं होगा, वो तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। पी और एम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ तक ठीक है। यस सर। तो अब नीचे ये दोनों सीरीज में मिला लो, पैरेलल में मिला लो, 0.5/2.25 ये आ गया। यस सर। तो अब इसके बीच में पोटेंशियल, पीएम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है हमें। तो बी अपॉन आर, उससे करंट आ जाएगा अगर करंट निकालना है तो। सर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन निकालना है। हाँ, तो पहले पी और एम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था। यस। तो नीचे नीचे वाला रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो V/R, उससे नीचे का करंट आ गया। यस। फिर I इंटू आर, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन सर ये डीसी वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? डीसी वोल्टेज मतलब सेल को डीसी वोल्टेज बोलते हैं, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। ठीक है। अच्छा। सर ये हाँ नहीं पता था। हाँ, वो तो सेम जैसा सिमिलर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन करना है। फिर इधर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सर 33। ये गिवन है R1 R2 R3 R4 गिवन है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। ये तीनों पैरेलल में R2 R3 यस सर। R4 और इनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में, इतना ही करना है। ठीक है, आंसर मैच हो रहा था किसी का? फिर मेरा तो इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा था। वो कैलकुलेशन तो एक बार चेक कर लेंगे, अभी औरों के साथ चेक कर लेना। मेथड ही है ना? यही लगाया था सर। ओके ये सर। लगाया था, सर हाँ आ रहा था आंसर। हाँ, ये आंसर आ रहा था, देखो। ओके सर। और कोई डाउट है? 36। यस सर। 36। 37 36 में भी किसी को था डिफिकल्टी? ये तो हो गया था सर। यस सर। 8:9 आएगा। Two register R and 2R are connected in series. सर बस लास्ट के 2 में डाउट है सर, बस बाकी सारे तो इजी थे। हैं कौन सा? लास्ट के 2। हाँ अभी आऊंगा उसके ऊपर, पहले इधर देख लो। ADC source of this and emitter are connected. हाँ तो पहले तो देखो R और 2R सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और फिर ये यस R और ये दोनों पैरेलल में। फर्स्ट केस में तो उससे करंट निकालोगे, ठीक है। और सेकंड केस में जब ज्वाइन कर दिया तो पहले ये पैरेलल में लोगे, ये पैरेलल में लो, और फिर इन दोनों को सीरीज में लो, ठीक है। ओके सर। हाँ सर 37। 37 देख रहा हूँ। General resistance this and this are connected and shown. Current through 6 ohm resistance. सर इसमें ऐसा करना था क्या पहले कि इनकी इक्विवेलेंट बैटरी बना ले? नहीं ये तो सीरीज में ही है ना, सीरीज में तो ऐड हो रहे हैं ये सीधे सीधे, तो 6 वोल्ट होगा ये, फिर 6 हाँ। वोल्ट लेके कर दोगे, बस खत्म। ओके सर। और ये 1 पहले- और 1 ये दोनों सीरीज में, ये 2 ओम हो गए। हाँ पैरेलल में होता तो क्या करते? पैरेलल में होते तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसा बताया था ना, ओके सर। उससे इक्विवेलेंट निकाल लेते। अगर दो सेल पैरेलल में होते तो पहले एक सेल और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते, फिर करते कुछ। सर 38। पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। तो ये हमें V दिया हुआ है, तो V कब आएगा? ये EMF दिया हुआ है, EMF इक्वल टू I इंटू ये रेजिस्टेंस 4 प्लस स्मॉल r। एक इक्वेशन तो ये बन गई, यस सर। और दूसरी इक्वेशन ये बन गई जो B है I इंटू R, ये I इंटू R 2 वोल्ट के बराबर है उसमें। तो सर स्मॉल r 0.2 आ गई। कैसे? सर E इज इक्वल टू आई इंटू अच्छा आई भी है वहाँ पे। अभी R भी तो निकालना है। हाँ तो सॉल्व करोगे उससे, दो इक्वेशन बन गई ना, उन्हें सॉल्व कर लेना। ओके सर। सर इसके बाद एक सेकेंड। हाँ सर इसके बाद है 41। और एक पार्ट ऑफ सर्कुलर सर्किट VG माइनस VH निकालना है। तो हम यहाँ से किरचॉफ लगाते हुए चलेंगे, VG और I R है तो माइनस IR, ऐसे किरचॉफ लगाते हुए इक्वल टू VH कर दोगे जब H पर पहुंचोगे। सर यही सर यही किया था, नहीं आया 15 नहीं आया आया था मेरा। सर। सर राइट वाले को इग्नोर ही किया था। हैं? इग्नोर नहीं करना है।
राइट वाले से करंट भी तो निकालोगे। यस सर, यस सर। तो 4 एम्पियर का करंट आएगा सर वहां से तो। नहीं, यहाँ भी तो आ रहा है, देखो 2 एम्पियर तो इधर आया यस और 1 इधर तो 4 इधर जा रहा है, तो 2 इधर आया और 4 इधर जा रहा है, तो इसमें 2 होगा ना ऊपर। ये लिया था हमने 2, सर। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ से इस जंक्शन को भी तो सेटिस्फाई करोगे। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है इधर, यस और यहाँ पे इस जंक्शन के बाद इधर इधर जा रहा है 4 एम्पियर। तो नीचे से 2 लोगे ना इधर से ऊपर आते हुए। अच्छा, नीचे से ऊपर आएगा सर। हाँ, ये जंक्शन लॉ से इसमें करंट नहीं निकाला, इसलिए नहीं आया आंसर। ओके सर। सर इसके बाद है 44। Reading of voltmeter V is हाँ, इसमें पहले करंट दिया होना चाहिए था। कुछ भी नहीं गिवन था इसलिए नहीं आई। हाँ हाँ, करंट या सेल में से एक दिया होना चाहिए था, मिसिंग। और सर ये वोल्ट मीटर अगर कुछ ना गिवन है तो आइडियल मानेंगे ना? हाँ, आइडियल मान लेना है, इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तुम्हें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, पर करंट आई गिवन होना चाहिए था यहाँ पर। यस सर, वो तो नोडल मेथड से निकाल जाता। हाँ, सर इसके बाद 49। सर 48 भी है। एक 1 आया था इसका मेरा। आंसर 1 है इसका। पोटेंशियल एट पॉइंट डी निकालना है। तो हम ए से, मान लो इस पाथ से गए यहाँ पर, यस सर। नहीं तुम इस पाथ से जाओ, क्योंकि तुम्हें बी पे ऐसे पाथ से आना है जिसमें रेजिस्टेंस यस सर, तुम्हें क्योंकि मालूम। करंट है ना हमारे पास। हमारे हाँ पास करंट डिफाइंड है नीचे वाले बात में। हाँ, तो यहाँ से इधर से चले जाओ, इधर इधर ये बीच में होते हुए तब बी पे जाओ, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस भी मालूम है। तो ए टू सी टू डी एंड डी टू बी फिर आ जाएगा। स्विच ऑफ लगा दो। ठीक है सर। 49। 49 resistance of this connection. Ammeter, battery and resistance. Meter has it. तो ये जो शंट होता है एमीटर में, जो इसके पैरेलल होता है, तो पहले इससे एमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लोगे, और वो रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में पहले निकालोगे, 480 और 20, और वो 40.8 के साथ सीरीज में होगा। फिर डायरेक्ट है, फिर करंट निकाल देंगे। ओके सर। सर 50। 50 में आई इक्वल टू I1 प्लस I2 ये लगा दो, तो डी का आ जाएगा। डी का पोटेंशियल V मानते हुए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करंट होगा। आई करंट इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसे इसमें I1 ले लो, इसमें I2 ले लो, तो आई आ जाएगा। ओके सर। सर एक सेकंड पिछले वाले का आंसर दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसका? पिच 49 का। 49, हाँ देख, हो गया सर। 0.5। डन।
डन, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने किया था, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर फोर्स फाइंड किया था, है ना? सर फोर्स, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकाला था। हाँ, सर मुझे एक डाउट था सर। 1 मिनट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? सर मयंक सर। हाँ, मैं बोलो। सर जैसे मैंने देखा था एक क्वेश्चन था, उसमें रेजिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जैसे ग्राफ दिया हुआ था। रेजिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, यस सर। फिर सर तो उसमें करंट फाइंड आउट करना था कि कितना करंट जाएगा मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। करंट नहीं सर, सर चार्ज चार्ज, हाँ चार्ज। नहीं भाई, तुम अभी भी कंफ्यूज हो, वो करंट और टाइम के बीच में ग्राफ था। नहीं सर, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और टाइम के बीच में था सर। सर मुझे याद है, रेजिस्टेंस और टाइम के बीच में था, और टोटल चार्ज दैट हैज बीन पास थ्रू द रेजिस्टर आर ड्यूरिंग टाइम t1 टू t2। वी तो गिवन ही नहीं है लेकिन। सर मैं आपको ग्राफ बनवाऊं, मुझे याद है तो। तुम भेज देना भाई, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे अभी अधूरा लग रहा है। आई सर इंटू यही डी था टी, पूरा। तो तुम भेज और देना मुझे। ई हमें गिवन है 10। ये कब बोल रहे हो तुम? सर मतलब ये तो मेन जो तुम क्वेश्चन था वो तो ये था, वो यही तो ई मान नहीं तुम्हारे, कर सकते ना यार सर। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम इनकम्प्लीट क्वेश्चन बताते रहते हो, आधी चीजें सर याद रखते हो, आधी चीजें सर भूल मेथड जाते हो। पूछा था सर आपसे, सर बस मेथड पूछा था। हाँ, तो ई मेथड तो देखो, नहीं था। v अपॉन आर, v बाई आर इक्वल टू आई, हाँ इस और गिवन आई डी टी करना है हमें, दैट इज इक्वल टू चार्ज क्यू। ठीक है, अच्छा। तो फिर उससे इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा आपका। ग्राफ दिया है तो कुछ एरिया आ रहा होगा उसमें, वो देख लोगे। हम्म, समझ गए? ठीक है सर। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हाँ वो लगाना है, और उसमें डी क्यू आई डी टी हो जाएगा, फिर दोनों इंटीग्रेट कर दो। आई की वैल्यू बी बाई आर रख दो। वही अब तो यहाँ आ जाते हैं, फोर्स ऑन चार्ज, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, और इसके बेसिस पर हमने टाइम पीरियड और वो सर्किल में मूव करेगा उसकी रेडियस फाइंड की थी। अगर वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ली थी, लेकिन अब मैं ऐसा ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वेलोसिटी इससे एंगल थीटा पर है। तो इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट। तो ये v साइन थीटा की वजह से तो सर्कुलर मोशन होगा इसका, और ऊपर वेलोसिटी है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है v, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, बताओ मुझे। इसको मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस ले रहा हूँ। जेड एक्सिस। आउटसाइड इनसाइड? एक सेकंड सर। सर इनसाइड। ये पॉजिटिव चार्ज है ना? तो इसके यस। ऊपर
फोर्स इनसाइड लग रही है जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो उसकी वजह से ये इनसाइड सर्कुलर, सर। हाँ तो इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन की रेडियस हम ऐसे निकालेंगे, आर इक्वल टू, जो यहाँ पे एम वी था, वी की जगह परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू इंटू बी, ये हमारा रेडियस देगा। और सर्कुलर मोशन में जब वो एक सर्किल कंप्लीट करके वापस आएगा इस एक्स एक्सिस पर, एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद, तब तक उसके ऊपर ये v cos थीटा की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए जो दूसरा वाला सर्किल होगा और पहला और दूसरे के बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा जिसे हम पिच कहते हैं। सर दोबारा बताना। ये सर्कुलर मोशन में है, तो ये जब ऐसे गया, इसके ऊपर फोर्स लगी, ये जब वापस आएगा ना तो अपनी जगह पर ना आके थोड़ा आगे आ जाएगा ये ऐसे। वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स इसमें अंदर की तरफ लग रही है, जिधर फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में सेंटर आ जाएगा सर्कल का। और वो सेंटर और ये रेडियस आर लेते हुए सर्कल कंप्लीट करें तो ये ऐसे अंदर जाएगा वाई जेड, नेगेटिव जेड एक्सिस वाले वाई जेड प्लेन में, जो नेगेटिव जेड एक्सिस है और वाई को मिलाकर वो प्लेन मान लो। तो ये ऐसे वर्टिकली इनसाइड गया, जब वो वापस आएगा तो उतनी देर में एक सर्किल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, उतने टाइम में उसका मोशन कंटिन्यूअस इधर होता रहेगा वी कॉस थीटा की वजह से। तो ऐसे हेलिक्स बन जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम हेलिक्स कहते हैं, यानी स्प्रिंग की तरह बन जाएगा। आ रहा है समझ में? जब वो वापस आएगा तो अपनी जगह से थोड़ा दूर पर आएगा, तो दो जो कंसेक्यूटिव सर्किल है उनके बीच का डिस्टेंस पिच होती है। और वो पिच निकालने के लिए ये वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड कर देंगे, वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हमने इससे निकाला था पहले ही, 2 पाई आर अपॉन वी से, इससे हमने यहाँ टाइम पीरियड निकाल लिया था सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है वो। तो आर अपॉन वी टी आ गया था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और ये टाइम पीरियड यहाँ रख देंगे, उससे पिच मिल जाएगी। तो वो ऐसे सर्कुलर में मूव करता हुआ और इधर एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा मूव करते हुआ आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें कई केसेस हैं, उससे पहले मैं दूसरा फॉर्मूला ले रहा हूँ, फिर इसके केस डिस्कस करूंगा। IL2 साइन थीटा। 2 sin थीटा क्यों? कुछ नहीं सर, मैं आपसे नहीं करूँगा। अच्छा, ए बी, ये कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इसकी लेंथ एल है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी क्योंकि इसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं। वो फोर्स हम इस रूल से निकालेंगे, आई एल क्रॉस बी। तो एल हमने यहाँ पे, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट की डायरेक्शन में हम, ये करंट की डायरेक्शन हम लेंथ को वेक्टर बना दिया हमने, और डायरेक्शन करंट के हिसाब से लेंगे। तो करंट ए टू बी जा रहा है तो ये एल वेक्टर हो जाएगा,
और इसकी डायरेक्शन ए टू बी हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है, तो राइट हैंड रूल से इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। अपवर्ड आ रही है सर। तो ऐसे जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। पहले यहाँ तक देख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? नो सर। सर फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बेसिकली किया क्या, मतलब कैसे पकड़ा, एल कैसे प्लेस क्रॉस किया? बी, राइट हैंड रूल लगाएंगे हम। एल वेक्टर की डायरेक्शन ली हमने, करंट की डायरेक्शन, राइट ओके। हैंड डायरेक्शन। तो पहले एल वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करेंगे। ओके सर। ये एल वेक्टर और बी वेक्टर इनसाइड है, उसको मिलाकर एक प्लेन बना लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया एक। यस सर। और जब राइट हैंड रूल से फिंगर्स हमने कर्ल की, उनको टर्न किया, तो थंब हमारा ऊपर आ जाएगा राइट हैंड का। सर हमने सिर्फ करंट की डायरेक्शन देखी है यहाँ पर फिंगर्स को हाँ सेट करने के लिए। हाँ हाँ, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एल की डायरेक्शन, एल वेक्टर वो होगा। तो पहले एल और बी को मिलाकर एक प्लेन बना लेंगे, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है राइट हैंड रूल। ठीक है। ओके सर। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मेरे एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। अब मान लो मैं कोई वायर इधर रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग करंट आई इधर जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग रखा है वायर। ठीक है। ये इसकी वायर ले लिया मैंने, ये इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा जेड एक्सिस में है। इसकी लेंथ मेरी एल है। तो फोर्स और उसकी डायरेक्शन एक बार चेक करो, इसमें किधर आ रही है फोर्स की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताओ जल्दी से। सर डाउनवर्ड जाएगी। नहीं, सर थीटा एंगल खुद लेट करना है। ये थीटा की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये तो वाई एक्सिस में है ना, कौन सा एंगल निकालना है बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो वाई एक्सिस में दिखा था। हाँ सर आई एल बी आ गया, हाँ, वो फोर्स तो का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आ गया, गुड। और डायरेक्शन किधर आ गई अब? सर राइट हैंड साइड। सर अलोंग एक्सिस होगा क्या? यस सर, राइट हैंड साइड। एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। आई कैप। हाँ, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस।
अगर हमारा वायर ऐसा है, कोई भी इरेगुलर शेप का है, तो करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। वायर में करंट ए से, ये पॉइंट सी ले रहा हूँ मैं, ए से सी इसके अलोंग जा रहा है, ये इरेगुलर शेप की बना है। अब इसके ऊपर फोर्स निकालने हैं, तो ऐसे केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, ओके और ये जो भी एसी लेंथ होगी इसकी लेंथ लेके इसके ऊपर फोर्स निकाल देंगे। मान लो इसकी लेंथ एल है, और करंट की डायरेक्शन क्योंकि ए टू सी जा रही है, तो इसके अंदर ए टू सी करंट की डायरेक्शन ये ए टू सी यानी डिस्प्लेसमेंट की तरह ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उसी के अलोंग करंट की डायरेक्शन ले ली, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लेते हुए इस पे फोर्स निकाल देंगे। तो इसके ऊपर फोर्स आई एल बी, ये तो मैग्नीट्यूड होगी, और जो डायरेक्शन होगी वो एल क्रॉस बी, इस एसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी सर। 90 डिग्री पर। तो कोई भी शेप का वायर गिवन हो, हमेशा ऐसा कर देंगे। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूँ। मान लो ये ए है, और ये 90 डिग्री पे बी गया, ये सी है। सर, यहाँ पे ऊपर वाले में डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन अपवर्ड जाएगी। हाँ, डायरेक्शन इस, ये जो भी एसी होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। एल क्रॉस बी से, है ना। ओके सर। ये मान लो मेरा डी है, ये एक लाइन में है, तो करंट पहले ऐसे गया, फिर 90 डिग्री पे टर्न हुआ, फिर ये सी में होता हुआ फिर सेम डायरेक्शन में आ गया इसके अलोंग, फिर डी गया, फिर ये सेमी सर्कुलर वायर मिला उसे जिसकी रेडियस आर है, और फिर ये लेंथ मान लेता हूं मैं जी है। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था पी से, पी पॉइंट से, और वो क्यू पॉइंट तक करंट जा रहा है इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। अब इसके ऊपर अगर हमें फोर्स निकालनी है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, पी से लेके क्यू तक इसको ज्वाइन करने वाली जो टोटल लेंथ है वो लेंगे, और उसी से डायरेक्शन निकालेंगे, उसी से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले आप लोग आंसर लिख रहे हो, फिर मैं लिखता हूँ। सर, बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा है। बड़े से की कोई बात नहीं है। सर, पहले आई मैं आई पहले इंटू वेट वेट वेट, हाँ पहले मैं लेंथ निकाल रहा हूँ पी से लेके क्यू तक, स्ट्रेट लेंथ। ये ओ या ये हो जाएगी ए प्लस, रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ तो ये इसका अंडर रूट, प्लस डी प्लस 2r प्लस जी। सही है। तो फोर्स हो गया अब हमारा बी, और ये करंट आई ले लेता हूँ मैं।
बी इंटू आई इंटू एल, ये जो भी लेंथ एल है ये यहाँ पुटअप कर दिया आपने, वो हमारी नेट फोर्स हो गई। और डायरेक्शन इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है पी क्यू, इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। अपवर्ड डायरेक्शन आ गई, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो कोई भी शेप में वायर गिवन हो, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर दे तो हम नेट फोर्स आ जाएगी। सर सर्कल में भी ऐसा कर सकते हैं फिर हम? सर्कल में भी किया, ये हमने सर्कल में किया ना। अच्छा, मतलब एक वायर को अगर मैं रिंग की शेप में बेंड कर दूं। हाँ, किसी भी शेप में ले लो, सब हर शेप के लिए एप्लीकेबल है, तो कोई इसमें बात ही नहीं रही, ओके सर। हर शेप के लिए है। सर फोर्स की डायरेक्शन समझ नहीं आई इसमें। परपेंडिकुलर। फोर्स की डायरेक्शन, ये पी क्यू हमारा ऐसे आ रहा था। सर वो समझ नहीं आ रहा कि राइट हैंड रूल इसमें कैसे अप्लाई करूं। अभी समझ में आएगा। ये पी से, ये मैं एम पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ये यहाँ पे ये एम पॉइंट है, पी टू एम इसी डायरेक्शन में है ना, पी क्यू वायर पूरा स्ट्रेट लाइन ये इसी डायरेक्शन में है। हम्म। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो तो पी टू एम है, ये यहाँ तक ठीक है। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए राइट हैंड रूल लगाओ जरा। एल वेक्टर है हमारा पीएम की तरफ, और बी है इनसाइड, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया एक। हाँ सर। और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे दो डायरेक्शन है, उसमें से एक हाँ सही है। तो सर कौन सा है? ये तो बाई डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ, तो बाई वाई एक्सिस। डायरेक्शन तो वही तो ऊपर हो गई, तो इससे फोर्स ऊपर लगेगी ना। सर ये तो मतलब ये जेड एक्सिस में नहीं होगी ना। अपवर्ड्स मतलब अब जेड एक्सिस ही जे समझ कैप लो बोला इसमें। था। ये अच्छा। कैप, कैप नहीं, ये ऊपर फोर्स इसे जो भी ले रहे हैं हम, इधर आ रही है ना, इधर आ रही है तो ठीक है। अच्छा मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर ही तो है ये। सर मतलब अपनी तरफ। वो इनटू एंड आउटवर्ड्स बोल रहा है सर। इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स द प्लेन। नहीं, हाँ इनवर्ड सर। आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकती। उसकी परपेंडिकुलर होगी ना, तीनों चीजें होती है परपेंडिकुलर। तो हाँ सर। और जिधर करंट है उसकी डायरेक्शन में भी नहीं हो सकती, इन दोनों की तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसलिए परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन ऊपर आ रही है। ठीक अब है सर। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब जैसे देखो इसमें ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है ये, और बी मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट आई ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए ऐसे आ रहा है। तो पहले तो हमें हर ये जो भी लेंथ है सबकी साइड ए गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, करंट आई गिवन है। तो ए बी बी सी सी ए तीनों पे फोर्स और डायरेक्शन ये तीनों निकालेंगे, और फिर नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स कितनी आ रही है। सर हम ट्राई करें? हाँ, पहले आप ट्राई करते हैं। ओके सर।
सर IAB √3/2 अपवर्ड। ये तीनों में अलग अलग निकाला है या सम बता रहे हो? सम। क्या बता रहे हो? आई AB √3/2 अपवर्ड अपवर्ड। ए ऊपर डायरेक्शन। ठीक है, अभी सम भी डिस्कस करूंगा। पहले मैंने कहा था इंडिविजुअली सबके क्रॉस अलग अलग देखेंगे जिससे कि हमें क्लैरिटी आ जाए डायरेक्शन में। सबके सर वो क्रॉस भी आ गया। आ गया। तो ए बी का क्रॉस बताओ जरा, फोर्स किधर होगी ए बी के क्रॉस? सर IAB √3/2 अपवर्ड। नहीं, ए बी के क्रॉस भी यही होगी और टोटल भी यही होगी, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। गलत बोल रहे हो। ए बी में फोर्स कितनी लिख दूं? बाकी और कोई स्टूडेंट बताओ। आप लोग कर रहे हो या मुझे सॉल्व करूं? मैं सॉल्व करूं? भाई क्लास कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। सर आप करिए। ए बी में फोर्स बी इंटू आई, लेंथ है ए, तो यही होगी ना फोर्स बी इंटू आई इंटू एल। यस सर। आई करंट इधर है, एल वेक्टर इधर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 तो 1 है। और ओके फोर्स सर। ए बी पे जो फोर्स लगेगी इस लेंथ के परपेंडिकुलर राइट हैंड रूल से, ये फोर्स की डायरेक्शन है, एफ फोर्स इधर लग रही है 90 डिग्री पर। यस सर यही आई थी। और ऐसे ही बीसी पे निकालेंगे, बीसी पे भी मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। बी इंटू आई इंटू ए, क्योंकि लेंथ ए है, बी आई ए, और एल ये है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए बी आई ए साइन 90। ये समझ में आ रहा है ना हमें? इसलिए बी आई ए हो रहा है ये। एंगल ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि एंगल नहीं लेंगे, सीधे आंसर लिख रहा हूँ। इसमें भी साइन 90 था एक मिनट। और इसकी डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल से इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड, यानी ऐसी इसके परपेंडिकुलर, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स ये 90 डिग्री पर। पहले यहां तक बोलो, यहां तक ठीक है? यस सर। और अब सीए के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड या अपवर्ड? Sir, upwards. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। नीचे की तरफ। फोर्स नीचे लग रही है, देखो एक बार चेक कर लो आप। नेट फोर्स 0 नहीं होगी। जीरो होगी या नहीं होगी? सर 0 नहीं होगी। क्या ये आएगा आंसर नेट फोर्स का? सर √2 - 1 IAB। अब एक बार समझ लें, अब जरा देख लें, नेट फोर्स इन तीनों का सम करेंगे ना, जीरो ही आएगा, लेकिन वो तो हमें वैसे भी पता चल रहा है क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है। तो ए बी और बी सी पोर्शन के लिए इतना समझो, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ए बी बी सी और सी ए अलग। तो जो ए बी और बी सी वाला है उसको हटा के उसकी जगह मैं ये स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ ए सी।
ए बी और बी सी वाला वायर था ना, तो उसमें मुझे मालूम है फोर्स कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगी। यस सर। और जो C2 है वो इसके नीचे वायर लगाया है, ये C2 है, इसमें अपोजिट करंट है, इसमें इधर करंट है, तो दोनों पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगी, तो कैंसिल होके नेट फोर्स जीरो। और अब रूल हो गया, जब भी लूप बनेगा तो नेट फोर्स जीरो होगी। सर लेकिन अगर हम वेक्टर लगाएं तो फिर जीरो नहीं आ रही नेट फोर्स। नहीं नहीं, वेक्टर से भी जीरो आएगी। कौन सा वेक्टर लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, इसमें? यस सर यस आई। सर, यस सर, यही लगाया। सर लामिस थ्योरम लगेगी इसमें? लामिस थ्योरम? सर तीनों फोर्सेस इक्वल है। नहीं, वो एक पॉइंट पर जो फोर्स वर्क करती सर है दोनों तब के बता बीच रहे में हैं। 120 डिग्रीज का एंगल है, तो वो ऊपर की तरफ सेम आ जाएगा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये ओके सर, 60 डिग्री ओके। है, ये 60 है ना। सर मैंने 120 नहीं लिया, 60 ले लिया था। हाँ, तो इसमें गड़बड़ हो रहा है वो। ओके सर। पर वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा हमेशा इस रूल से कर लेना। हमें ए बी और बी सी हटा के ए सी ज्वाइन कर लिया, तो उसके ऊपर ऊपर फोर्स, सी ए पे नीचे। या क्लोज लूप है तो सीधे पता है हमें क्लोज लूप पे हमेशा जीरो होगी। और क्लोज लूप जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। ये फोर्स क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट केस है, पहले वो देखते हैं। तो अभी हमने देखा था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड के उसकी वेलोसिटी क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं मैं, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हमेशा वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अरे वी के बाद क्या लिखा है आपने कॉमा डाल के? बी कॉमा प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने ऑलरेडी किया था। वी आ गई क्यू आर बी अपॉन एम। एम बी अपॉन क्यू बी, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ऐसा निकाला था, याद आ रहा है ना हमें।
तो जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका सर्कुलर मोशन होगा इसमें। यहाँ बना रहा हूँ कैसा होगा। ये v वेलोसिटी b मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो फोर्स ऊपर लगेगी। तो अगर वो ऐसे आ रहा था, जिधर फोर्स लगी, और जिधर फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में सेंटर ले लो, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लगती है वो वाली फोर्स। तो उस ये सेंटर ले लिया मैंने, उसके अबाउट ये चार्ज पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में ऐसे मूव करेगा। पहले ये समझो, क्या आ रहा है समझ में? उसकी ये रेडियस गिवन है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। एम भी उसका मोमेंटम है, इसलिए अगर क्वेश्चन में आता है सेम मोमेंटम फ्री पार्टिकल्स ले रहा हूं मैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। हमें सबकी रेडियस का रेशियो निकालना होता है। ये प्रोटॉन आर पी है सपोज, ये आर डी ले रहा हूँ, न्यूट्रॉन की रेडियस, और ये अल्फा पार्टिकल की रेडियस। तो इसमें या तो रेशियो निकालना होता है, दो का रेशियो निकालना होगा, या कोई भी दो ले लें, या तीनों का रेशियो निकालना होगा। अगर उसमें कई केस आते हैं, अगर मोमेंटम सेम है तो हमें ये तीनों फाइंड करने हैं। तो देखें इनका रेशियो कैसे निकालेंगे। और ये तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, सेम मोमेंटम सेम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो जनरली सेम ही दिया होगा, इस भी फील्ड में तीनों मूव कर रहे हैं, तो उनके रेडियस का रेशियो निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखें, आर को मैं लिख सकता हूँ एम बी, ये मोमेंटम हो गया, पी अपॉन क्यू बी। तो पी भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, इसलिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम ऐसा लिखते हैं 1h1, न्यूट्रॉन 1h2, और जो अल्फा पार्टिकल है वो हमारा हीलियम न्यूक्लियस है। ऐसा तो हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अभी पढ़ा है आपने या नहीं? यस सर। हाँ, वो था। है ना, यस हाँ, से पढ़ा वन है। एच वन, 1h2, 2He4। तो ये हमारे ऊपर मास नंबर है और ये हमारे चार्ज है, तो इसके हिसाब से चलेंगे हम। अब देखो आर पी, तो इसके लिए रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/q है, यानी इस पे एक चार्ज है प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर 1/e पॉजिटिव चार्ज। और इस पर भी एक चार्ज है न्यूट्रॉन पे, और ये हीलियम, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए रेशो कितना हो गया, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 2 1। ये रेशो आ गया, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, अभी और केस भी दूंगा। यहाँ तक आया समझ में? क्लास समझ में आया आपको? यस, आ गया सर, आ गया। हाँ, यस सर। कोई बोले नहीं एकदम। स्टेज में हमने चार्ज का रेशियो निकाला है बस अभी। भाई इतनी देर समझाया है मैंने, तुमने ये बोल दिया खाली चार्ज का रेशो निकालना है। बोलो, इतनी देर समझाया, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ रही है ना? ये
तो यस फिर खाली सर। चार्ज ही तो रेशियो निकाल लेंगे, फिर हम बाकी रखने की जरूरत नहीं है ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। इस केस ओके में सर। मोमेंटम सेम गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ जाएगी। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, किसी को डाउट है तो बोलो। नो डाउट सर। हाँ, No, sir. इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम काइनेटिक एनर्जी है तीनों की, तब रेडियस का रेशियो निकालना है। सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम फील्ड तो सभी केस में दिया ही होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक ही फील्ड में तीनों एंटर करेंगे। तो अब हम रेडियस, उसको हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये पी अपॉन क्यू भी है, और पी स्क्वायर इक्वल टू 2 m k, ऐसा पढ़ा है हमने। यस सर। अपॉन क्यू भी ये रखेंगे। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, √m/q के। तो अब इनकी वैल्यू रख के रेशियो निकालेंगे अब। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये मैंने देखिए कोई भी पार्टिकल आ सकता है, जनरली ये तीन पूछे आते हैं। तो अगर प्रोटॉन का मास मैं m ले लेता हूँ, और चार्ज, सर 1:√2:1। हाँ अभी देखते हैं, चार्ज e ले लेता हूँ, तो न्यूट्रॉन के लिए मास कितना होगा, √2m, और चार्ज e है। और अल्फा पार्टिकल के लिए मास √4m। 4m, और चार्ज 2e है। तो √m/e सब में से कैंसिल हो गया, तो ये कितना गया, 1:√2 1:1। ये आ रहा है। यस सर सेम। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, समझ गए हम। ओके सर। तो इस तरह के क्वेश्चन ये सब एग्जाम में काफी पूछे गए, आईआईटी में कई बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। सर एक बार दिखाना ऊपर का स्क्रीनशॉट देना है। स्क्रीनशॉट है। ओके सर हो हो गया। गया। यस सर। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। टू पैरेलल वायर्स हैं, ये कह रही इक्वल करंट, 10 एम्पियर ईच,
along same direction. दो वायर है, पैरेलल वायर है, दोनों में 10 एम्पियर करंट है और सेम डायरेक्शन में है। उनके बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट विच इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच ऑफ दीज वायर। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। सर इसको केस बना के कर। नहीं केस बना के नहीं, एक एब्सोल्यूट आंसर है। अभी आप पहले ट्राई करो। सर उन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। हाँ ओके सर। सर एक सेकेंड। सर जीरो नहीं होनी चाहिए। सोच लेंगे अभी। समझाओ मुझे जीरो कैसा है। सर क्योंकि अगर हमें दोनों वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है तो हमें उनके बीच में ही रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ। तो सर वहाँ से उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है करंट की, तो फिर जीरो हो जाएगा। ये दो वायर है, इनके बीच में सर जीरो नहीं होगा, नेट होगा कुछ। ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। दो वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, दो पैरेलल वायर्स, उसके ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब बताओ यहाँ का लूं या बीच में, यहाँ पे बीच में लूं तो वो 2 नहीं सेंटीमीटर सर, कैसे होगा? सर ऊपर की तरफ थोड़ा, सर थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं। यस सर। सर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इक्विलेटरल। ये पॉइंट दोनों से 2-2 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पर ए की वजह से और बी की वजह से निकालेंगे तो वो उनका कैंसिल हो जाएंगे। वो सोच लें हम क्या डायरेक्शन आएगी।
तो डाउनवर्ड जाएगी। ये सर दो वायर है। मैग्नेटिक फील्ड की तो अपवर्ड्स जानी चाहिए ना उस पॉइंट पे। कहाँ सी पर? इसकी मार दूं? यस सर। ये कोई भी एक डायरेक्शन मान लिया मैंने दोनों में बाहर आ रहा है करंट। सॉरी, क्योंकि दोनों में सेम कहाँ है ना, तो या तो दोनों में अंदर लेंगे या दोनों में बाहर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड, अब ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, किधर बता रहे थे अभी मुझे? नीचे सर। नीचे। कौन बोल रहे हैं? ध्रुव। ध्रुव, सोच लो। हिंट दूं या सोच रहे हैं अभी? सर हिंट देना। ये वायर है, इसमें करंट मैंने ऊपर लिया है ना, नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड, ये करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। यस। मान रहे हैं ये? यस सर। यस सर। यस। और फिर ये जरा देखना, ये मेरा पॉइंट सी है, तो यहाँ पे कैसा होगा? टेंजेंट। फिर रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ना, तो ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, एक ही वजह से। तो होगा किस तरफ? ए के परपेंडिकुलर, मतलब वो जो लाइन ए सी ये उसके जो परपेंडिकुलर। एसी के परपेंडिकुलर हुआ ना, एसी रेडियस है, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। फिर ये अगर 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 60 डिग्री है ये भी 60 होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हुआ ना इधर, ऐसे होगी डायरेक्शन। भूल रहे हैं हमने इतनी देर ये केस किया था, भूल गए। सर इसमें वो वाला केस नहीं लगा सकते क्या कि वायर ले लें ए और बी और एक को एक्सटेंड कर दें? नहीं, ये एक्सटेंशन वाला केस नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था एक, वो अलग केस है, ये अलग केस है। इसमें ये लॉन्ग वायर है, मतलब इन्फिनेटली लॉन्ग वायर्स है, उसमें तो एक वायर के एंड पर होता है। हाँ तो सर एक्सटेंड कर देंगे ना, फिर माइनस कर देंगे। नहीं तो गलत ही हो जाएगा भाई, ये वायर इधर अंदर भी उतना ही जा रहा है, ऊपर भी उतना ही जा रहा है, इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है। ओके सर। कंफ्यूज हो रहे हैं हम, ये डिस्टेंस उससे परपेंडिकुलर है वायर के, तो ये पॉइंट तो बीच में, एक्सटेंशन की जरूरत तो तब पड़ती है जब हमें वायर्स के बाहर कहीं करंट आ जाता है, वो पॉइंट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आया समझ में? यस सर। सर एसी वाली साइड से तो वो लेफ्ट साइड में लगेगी, और सिमिलरली ऐसी बीसी वाली साइड से राइट में, तो डायरेक्शन तो फाइनल अपवर्ड्स आनी चाहिए ना 60 डिग्री पे कॉस। नहीं भाई, अभी भी गलत कह रहे थे। देखो एक ही वजह से ऊपर आ गई, ये समझ में आया हमें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी मान रहा हूँ। ये एंगल 30 डिग्री है, मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे हैं? यस सर। ये बोल नहीं रहे, इधर कौन बता रहे थे मुझे? सूजल। यस सर। 30 है, यस सर। तो बी के ये दो कंपोनेंट हो गए, ये इधर
बी कॉस 30, ये 30 डिग्री था इधर, ये वाला एंगल, और ये बी साइन 30, ये तो ए की वजह से हुआ। और बी की वजह से देखें, बी की वजह से इस रेडियस के परपेंडिकुलर किधर आएगा, यहाँ सर बना बी रहा हूँ। कॉस 30 वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, बी साइन 30 वाले ऐड हो जाएंगे। अभी बी साइन 30 वाले ऐड बाद में करेंगे, जरा पहले समझ लें। ये बी वाला वायर लिया मैंने, ये बी वाला, ये सही है यहाँ पे। और ये जो सी पॉइंट है मेरा, ये यहाँ 60 डिग्री पर है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक मान रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इधर होगा या नहीं। ओके सर, ओके, समझ गया। कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है भाई, यही तो कंपटीशन का फेवरेट है ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये कितना है 30 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड बी हुआ, तो कैसा हुआ, बी कॉस 30 और नीचे बी साइन 30। अब देखो जरा कैसे आए कंपोनेंट, ये कॉस वाले सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं क्या। यस सर, कॉस वाले सेम में, साइन वाले अपोजिट में। साइन वाले कैंसिल हो गए, तो नेट किधर आएगा, लेफ्ट में। अब आया समझ में। यस सर। अब मैग्नीट्यूड निकालो, हमें ध्यान से करना है, हमें कैलकुलेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आंसर में हमें डिफिकल्टी होगी। मुझे मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल रहे हो या मुझे सॉल्व करना है, ये बता दो मुझे। सर आप ही कर दो यार, कुछ थोड़ा ट्रिकी हो रहा है माइंड। ट्रिकी हो सर रहा है। 2 म्यू नॉट आई बाई आर। क्या चीज बता रहे हो ये भाई, वैल्यू रख के बतानी है, सब वैल्यू रख के। एक की वजह से, खाली एक की वजह से लिख रहा हूँ, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। आर है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²। ये बी की वैल्यू है एक वायर की वजह से, आई इसमें 10 एम्पियर है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कितना है 10⁻⁻⁷, और ये 2 से 2 कट गया। आई है मेरा 10 एम्पियर, और ये हो गया ऊपर जाके +2, 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड इतने टेस्ला एक की वजह से। और नेट फील्ड कितना आ रहा है मेरा, 2b cos थीटा। कॉस 30। हाँ, बी कॉस 30 का डबल 2b √3। अगर मैं इसको 1.732 को 1.7 ले रहा हूँ, तो ये आ गया, खत्म हो गया। बोलो क्या दिक्कत है इसमें, ये इतने टेस्ट आ गया।
हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अगर करंट आउटसाइड है दोनों में तो मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट में आ गया, इसकी डायरेक्शन ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हमारे ये ऐसे रखे, यानी जिस प्लेन में ए और बी वाले वायर हैं उनको मिला के जो प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई आप लोग यहाँ तक ठीक है? यस सर। अगला क्वेश्चन दूंगा पर पहले एक बार सब लोग देख लो क्लास में सबका आंसर आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। टू लॉन्ग वायर्स हैं along x and y एक्सिस और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। करंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। दोनों में 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सब पॉइंट पे निकालने हैं, पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ये कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ और कोऑर्डिनेट मीटर में गिवन है। 1 मीटर 1 मीटर, -1 मीटर एंड 1 मीटर, -1 मीटर -1 मीटर। ये 4 पॉइंट गिवन है, चारों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंट्स पे निकालने हैं आपको। एक्स एक्सिस के अलोंग लॉन्ग वायर है, वाई एक्सिस के अलोंग भी लॉन्ग वायर है। करंट 5 एम्पियर ईच। मतलब अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो ऐसा हो गया, ये एक्स एक्सिस इसमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये वाई एक्सिस इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। 5 एम्पियर इसमें 5 एम्पियर इसमें। तो ये जो पॉइंट्स गिवन हुए हैं इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, जल्दी जल्दी सही आंसर निकालें आप जल्दी से। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है।
आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाँ ट्राई करते हैं, फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ, 1-2 मिनट ट्राई करो। सर 1,1 पे 0 आ रहा है। 1,1 पे बिल्कुल 0 आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, मुझे भी इक्वलिब्रियम जीरो हो होगा। गया। सी पर भी 0 होगा। और सर बी पर हाँ बी पे बता दो मुझे कितना आ रहा है। 2 into 10⁻⁶ in upward direction outside the page। आउटसाइड, आउटसाइड, हाँ कौन बोल रहे हैं ये? सर आकाश। आकाश बिल्कुल सही बोल रहे और सर डी पर डाउनवर्ड हैं। डायरेक्शन। ए में 0, सी में 0, अभी डिस्कस करूंगा अगर किसको डाउट होगा तो। और बी में दोनों ऐड हो जाएंगे, और वो आ रहा है 2 into 10⁻⁻⁶ टेस्ला along positive z axis। यही आ रहा है। और डी पर नेगेटिव जेड एक्सिस। यस सर। यहाँ पे पॉइंट यहाँ हुआ, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो इस पॉइंट अगर मैं इसको पी ले लेता हूँ, इसकी वजह से इनसाइड, और इसकी वजह से आउटसाइड, इस वाले की वजह से आउटसाइड, और इस वाले की वजह से इनसाइड, और दोनों में करंट सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगी, कैंसिल हो जाएगा। और जो यहाँ पर है दोनों की वजह से ऊपर आ गया तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। इसको सर मैं सेम आ क्यू ले लेता हूँ। सबका आ रहा है ये। यस सर। यस सर। क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड U0/4 पाई into 2I by R। R है 1 into 2,
तो यहाँ पे 2i की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 10⁻⁻7, 2i है मेरा 5 इंटू 2, ये 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। सबका आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलूं मैं। किसी को डाउट है अभी, किसी को डाउट है? नो सर। अभी टाइम कम है इसलिए मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर वहाँ वो 2 कैसे आया? बी में। वहाँ पे ये वाला 2, यस सर। ये एक वाई की वजह से, ये दूसरे की वजह से, दोनों अच्छा की अच्छा वजह अच्छा, से, हाँ समझ दोनों आ की गया। वजह से डबल हो गया है ना। तो ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ठीक है यार। ये ए बी बी सी सी डी डी ए, इसमें भी मैं करंट आई मान लेता हूँ, और ये लॉन्ग वायर है हमारा, ठीक है। इसके ये पैरेलल है, एडी इस वायर के पैरेलल है। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है ए बी बी सी सी डी डी ए चारों के ऊपर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, फोर्स लगेगी, वो फोर्स की डायरेक्शन बता दो बस मुझे, ओनली डायरेक्शन, चारों वायर पर, ए बी पर, बी सी पर, सी डी पर, डी ए पर, बाकी फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। सर इनसाइड। ए बी पर किधर आई? इनसाइड। सर इनसाइड। इनसाइड नहीं, इनसाइड नहीं आई, वो तो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन। अपवर्ड अपवर्ड। हाँ, ए बी पर अपवर्ड। ए बी पे जो फोर्स है वो अपवर्ड आ रहा है, देखो जरा चेक करो आप लोग। ए डी पर लेफ्ट। ए डी पे लेफ्ट, बी बी सी पर राइट बी सी पे राइट, और सी एंड डी सी पर। डी पे डाउनवर्ड। हाँ, सर ये क्लोज फिगर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी कोई राइट हैंड concept रूल। नहीं है। सिंपल रूल लगाया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए राइट साइड में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इन साइड है ना। तो पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, वो इस प्लेन के अंदर है, और फिर एल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकाले। ओके सर। ठीक है, तो आज यहीं तक कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ओके ठीक है सर। स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड इवनिंग गुड सर। बाय, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड बाय, एंजॉय।